हेलो, दिस इज सोम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आप सब लोगों की डिमांड पर हम लेके आ चुके हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के अंदर आज हम 44 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा रीडर जो सेक्शन आता है, लिटरेचर वाला जितना भी पार्ट होता है 44 मार्क्स का, उन सबको हम लोग ओवरऑल कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन के हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट डिले हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही है और इसका नाम है द लास्ट लेसन। तो इसके साथ में हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन विद आंसर के साथ में हम लोग जल्दी कवर अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे लिखा हुआ है, बोल रहा है हमसे कि व्हाट वाज फ्रांस के जो करेक्टर है, मेन करेक्टर फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट होता है, एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे यही पूछ रहा है कि जो हमारा फ्रांस एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल के लिए, अपने विद्यालय के लिए क्या चीज को प्रिपेयर करके ले जाना चाहता था, या क्या चीज उसको प्रिपेयर करके ले जानी थी स्कूल के लिए, एज ए होमवर्क मान लेते हैं। तो ये होता क्या, स्टोरी क्या है इसकी, किसके टीचर होते हैं, एमएमएल, उन्होंने इसको एक होमवर्क दिया होता है, जिस वजह से ये सब चीजें हमारी आगे चलती हैं। तो लिखा हुआ हमारा कि फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, ये पूरा क्वेश्चन में से हमने कॉपी पेस्ट करा है कि फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद। अब ये होमवर्क क्या था इसका, वो होमवर्क था हमारा पार्टिसिपल, कि ये हमारा मेन आंसर था, ये इसको तैयार करके लेके जाना था। कब लेके जाना था, उसी दिन, दैट डे, जिस दिन क्या होता है, विच वॉज गिवन बाय द स्कूल टीचर, जो कि स्कूल के टीचर के द्वारा दिया गया था। और वो स्कूल टीचर कौन था, एमएमएल। तो मेजरली हमें ज्यादा से ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में दो चीजों को हमें ध्यान देना है। पहली बार हमें ध्यान देना है कि ये जो जो चीज उसको तैयार करके लेके जानी थी वो हमारे पार्टिसिपल थे। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो स्कूल टीचर के द्वारा दी गई थी। और तीसरा, उस स्कूल टीचर का नाम क्या था, एमएमएल। तो ये दो बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है और इसी से हमारा आ जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा आया है और बार बार रिपीट होता है, तो बहुत अच्छे से तुमको इसको तैयार कर लेना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे चलेंगे इसी चैप्टर से। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा हमसे कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि एक बुलेटिन बोर्ड के बारे में जिक्र हुआ है कि इस बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज पुटअप थी, क्या चीज चिपकी हुई थी, क्या चीज लगी हुई थी। तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में लिखेंगे, फिर क्या लिखा हुआ था वो रियल आंसर भी हम लिखेंगे। तो लिखा हुआ हमारा कि बुलेटिन बोर्ड वॉज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज फॉर द पीपल। के जो बुलेटिन बोर्ड है वे वो लोगों के लिए एक सोर्स होता है। सोर्स मतलब एक स्रोत होता है, और स्रोत किसका होता है, लेटेस्ट न्यूज का, ताजा ताजा खबरों का। कि बुलेटिन बोर्ड लोगों के लिए ताजा खबरों का एक माध्यम, एक स्रोत होता है। आगे लिखा हुआ हमारा कि द जर्मन्स हैड पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि ये बुलेटिन बोर्ड पे जिस नोटिस की हम बात कर रहे हैं, वो नोटिस हमारा किसने दिया होता है, किसने लगाए होते हैं, जर्मन्स, जर्मन देश के लोगों ने लगा दिया होता है। होता क्या है ऑर्डर के अंदर, वो देख लेते हैं कि दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। कि ये ऑर्डर आया कहाँ से होता है, बर्लिन से आया होता है, जो कि जर्मन की कैपिटल होती है। किस लिए आया होता है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। किस जगह पर, कहाँ पढ़ानी है, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर क्या पढ़ाने के लिए, जर्मन पढ़ाने के लिए। कहाँ पर, इन द स्कूल। तो बेसिकली होता क्या है कि दो कंट्री के आपस में डिस्कशन की ये कहानी है, वॉर चल रहा होता है, जिसमें जर्मन कंट्री हमारी जीत जाती है और जो फ्रांस कंट्री है वो हमारी हार जाती है। तो जर्मन कंट्री की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां से एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में लिखा होता है कि आज के बाद फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी या सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, वो नहीं पढ़ाई जाएगी। आज से जो देश जीत गया है, जर्मन की जो भाषा है, जर्मन की जो लैंग्वेज है, जर्मनी की जो लैंग्वेज है जर्मन, वो पढ़ाई और सिखाई जाएगी स्कूल के अंदर। तो वही नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे लगा होता है, जो कि हमें आंसर देना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा पहले ही चैप्टर का। हर चैप्टर से हमने कोर्स करी है लगभग 3 से 4 मोस्ट बड़े क्वेश्चन लेने की, जिससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो इन्हीं क्वेश्चन को हमें तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, कि जो हमारे स्टूडेंट है फ्रांस, उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं अबाउट एमएमएल, जो टीचर है हमारा एमएमएल, उसके बारे में। एंड स्कूल चेंज, और जो स्कूल में जो चेंजमेंट आता है, चेंजमेंट क्या, यही वाला चेंजमेंट कि जो उसकी लैंग्वेज है वो उससे दूर हो रही है, दूसरी लैंग्वेज को उनको सीखना पड़ रहा है। तो ये स्कूल चेंज में, और जो उसके टीचर है एमएमएल, इन दोनों की वजह से जो फ्रांस स्टूडेंट है उसके साथ में, उसके एटीट्यूड में, उसकी फीलिंग्स में क्या चेंजमेंट्स होते हैं, ये बताना है। तो लिखा हुआ है कि फ्रांस हैड लेस इंटरेस्ट इन स्टडी ड्यू टू इट।
कि जो हमारा फ्रांस स्टूडेंट है उसको पढ़ाई में क्या था, बहुत कम इंटरेस्ट था, बहुत कम रुचि थी। इसी वजह से ही हेटेड द टीचर एम हेमिल, जिस वजह से वो जो अपने टीचर है उससे क्या करता था, नफरत करता था, या हम कह सकते हैं वो वाली कनेक्टिविटी नहीं थी जो एक टीचर स्टूडेंट की होनी चाहिए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। देखो आगे, बट लेकिन when he knew that, जब उसको पता चलता है, क्या पता चलता है कि एम हेमिल इज गिविंग हिज लास्ट लेसन दैट डे। पर जब उसको ये बात पता चलती है कि जो हमारे एम हेमिल है, जो टीचर है, वो अपनी लास्ट क्लास, अंतिम क्लास दे रहे हैं, देन ही फील सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग दिस क्लास प्रॉपरली। तो अचानक से वो अपनी गलती को महसूस करता है, फील सॉरी फील करता है, गलती को मानता है, क्यों, क्योंकि उसको क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रहा था इस वजह से। जैसे होता है ना, कभी कभी चीजें हमें समय की कदर नहीं होती है, और जब वो समय निकल जाता है फिर हमें लगता है कि काश उस समय पर ये काम कर लेते। जैसे अभी का रियल एग्जाम्पल अगर लेके चले तो गोल्ड है। हमारे माता पिता और अगल बगल के जो भी अच्छे लोग थे उन्होंने खूब बोला था कि गोल्ड परचेज कर लो, गोल्ड परचेज कर लो, काम आएगा काम आएगा, बट हमने परचेज नहीं करा कि अभी नहीं, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। अब इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि अब प्लान करने से पहले, परचेज करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ रहा है कि फिर ऊपर नीचे ना हो जाए। तो वही चीज है, जब समय निकल जाता है तो उसके बाद में रियलाइजेशन होता है। आगे लिखा हुआ हमारा कि ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम एम एल स्ट्रिक्ट बिहेवियर, कि वो हमारे एम एम एल के जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है, जो तेज तर्जा तरीके से वो पढ़ाते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन सब के बिहेवियर को वो भूल जाता है। एंड फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार अपने अध्यापक के प्रति, अपने अध्यापक के साथ में एक मजबूत बॉन्ड, एक अच्छी कनेक्टिविटी को महसूस करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली हमें बताना था कि फ्रांस को स्कूल चेंज होने पर और स्कूल के जो टीचर थे एमएमएल, उनको लेके क्या फीलिंग में चेंजमेंट आया था। तो अभी वो न्यूट्रल हो गया, अब उसको सॉरी फील आ रहा है, उसको अब वो गिल्टी महसूस कर रहा है, तो वो सब चीजें हमें बतानी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर के चलेंगे। तो इसमें हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हाउ डिड एम हेमिल ड्रेस अप फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कई बार आया हुआ है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे एमएमएल जो टीचर हैं, अपने लास्ट क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए, जब इनकी लास्ट क्लास होती है, जब इनको पता चल जाता है कि कल से इनकी क्लास नहीं होने वाली है, इट मीन वी कैन से डेट कि ये इनका रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के समय पर ये अपने आप को कैसे ड्रेसअप करते हैं। जैसे वैसे में बेसिकली सही से कपड़े हम लोग पहन के मेंटेन करते हैं, पर जब क्लास रिकॉर्ड करनी हो तो बहुत सब चीजों को हमें समझना होता है कि प्रॉपर लाइट हो, पोज करते हैं कि कोई साउंड ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ऐसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने लास्ट वाले दिन के लिए, वो अपने आप को कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या चीजें वो पहनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। तो लिखा हुआ हमारा कि एम हेमिल ड्रेस्ड फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल। वही सब बातें कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का अपना लास्ट क्लास होता है स्कूल के अंदर, उस दिन के लिए ही वोर, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वियर की, या कुछ बच्चे पुट भी लगा सकते हैं, पुट की भी सारी फॉर्म सेम ही होती हैं, तो वियर लगा, वो लगा दो या पुट लगा सकते हो। ही वोर हिज ग्रीन कोट, सबसे पहले उन्होंने क्या पहना हुआ है, ग्रीन कोट पहना हुआ है। जैसे आप सब लोगों के लिए मैंने ब्लैक कोट पहना हुआ है, ऐसे ही एम हेमल ने क्या पहना होता है, ग्रीन कोट पहना होता है। एंड फ्रिल्ड शर्ट पहनी होती है। फ्रिल्ड शर्ट में यहाँ पर कोई कलर मेंशन नहीं करा गया, पर हम कह सकते हैं कि फ्रिल्ड शर्ट एक इस तरह की शर्ट होती है जो बहुत अच्छी हो, डिसेंट हो, और अप्रेस करी हुई हो, अच्छी लग रही हो, तो फ्रिल्ड शर्ट पहनते हैं। एक चीज और वो पहनते हैं, वियर करते हैं, विद लिटिल ब्लैक एंड सिल्क कैप, कि ये तीन चीजें वो मेंटेन करते हैं। पहले ग्रीन कोट पैंट पहनते हैं, फ्रिल्ड शर्ट होती है, और लिटिल ब्लैक एंड सिल्क, छोटी ब्लैक और सिल्क दोनों कलर की एक कैप होती है, उसको वो पहनते हैं। ऑल्सो विच ही वोर ओनली ऑन सम स्पेशल डे लाइक एनुअल डे एंड प्राइज सेरेमनी, के जो ये कपड़े उन्होंने लास्ट वाले दिन पहने होते हैं, यही वाले कपड़े या इस तरह के ही कपड़े वे कोई स्पेशल दिन जब स्कूल के अंदर होता है तब वो पहना करते हैं। वो स्पेशल डे क्या हो सकते हैं, एनुअल डे हो सकता है, या प्राइज सेरेमनी हो सकता है ना, या फ्रेशर्स पार्टी हो सकती है। बहुत सब चीजें, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते रहते हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो उस समय पर जो अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं, ऐसे उन्होंने अपने लास्ट वाले दिन को अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था। तो ये हमारे मेजरली 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। इसमें से इन्हीं 4 क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी यही रहेगी कि इन 4 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बाय द वे, कभी कभार ऐसा होता भी है कि इन 4 में से कोई क्वेश्चन न पूछते हुए कोई 5वां क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है।
बाय द वे अगर ऐसा आ भी जाता है तो जो वो क्वेश्चन तुमसे पूछे और इन चार में से ज्यादा कनेक्ट करे वो उसी वाले आंसर को तुम्हें उस आंसर के अंदर लिख लेना है, ये लिख देना है, तो मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि मेजरली यही चार क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से। चलो अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 5। और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट, इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी है हमारे मुकेश की, जो एक फ्लोएबार के अंदर चूड़ी बनाने वाले कारखाने में एक मजदूर, एक वर्कर काम करते हैं, उनका बेटा होता है। दूसरी स्टोरी है हमारी साहेब की, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको बेच के अपनी घर गृहस्थी को चलाता है, अपने आप को मेंटेन करता है। तो दो स्टोरी है, क्या क्या पूछे वो देख लेते हैं। लिखा हुआ कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो हमारा साहेब, जो हमारा करेक्टर है इस चैप्टर का, वो गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कूड़े के ढेर, कि उसमें क्या चीज, लुकिंग फॉर का मतलब है सर्च करना, उस चीज को सर्च करना, ढूंढना, कि जो साहेब है वो कूड़े कचड़े के ढेर में से क्या चीज को सर्च कर रहा होता है। वेयर इज ही, वो कहां पर होता है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। आगे हमसे कह रहा है कि वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहां से आया होता है ये भी बताना है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन सवाल उसने हमसे पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेयर इज ही, वो कहां पर होता है जब ये काम कर रहा होता है। और तीसरा क्वेश्चन है वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया होता है। तो तीनों के हमें सवाल देने एक लाइन के अंदर। पहला आंसर हमारा लिखा हुआ है कि साहिब इज लुकिंग, या हम बोल सकते हैं सर्चिंग फॉर गोल्ड, वो किसकी तलाश में होता है, मोटा पैसा, गोल्ड की तलाश में होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि चाहे रुपए बोल दो चाहे कॉइल बोल दो, कहां पे ढूंढ रहा होता है, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर के अंदर। आगे लिखा हुआ हमारा कि ही इज इन सीमापुरी, वो कहां पर होता है, सीमापुरी में होता है। और सीमापुरी क्या है, हमारे जो ऑथर है उनका पड़ोस का एरिया होता है दिल्ली के अंदर, तो विच ही नेबरहुड ऑफ द ऑथर। आगे लिखा हुआ है कि साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, कि जो तीसरा क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था कि वो कहां से आया है, तो जो हमारा साहिब है वो बांग्लादेश से 1971 में आया हुआ होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आंसर इसके दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है आगे, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो लिखा हुआ है कि इज साहिब हैप्पी वॉकिंग एट द टी स्टॉल। तो होता क्या है स्टोरी के अंदर कि जब हमारा साहिब कूड़े के ढेर में से कचरा बीन के उसको बेच के अपनी घर गृहस्थी को चला रहा होता है, तो उसको उस चीज में मजा नहीं आ रहा होता है, या वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही होती है जो वो चाहता है, कि ज्यादा पैसे मिले, मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने काम को छोड़ के वो एक टी स्टॉल, चाय की टपरी पर जाके, चाय की दुकान पर जाके वहां पर काम चालू कर देता है, नौकरी चालू कर देता है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो वहां पर जब काम करता है तो क्या वो वहां पर खुश होता है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, होता क्या है कि भाई जब अपना काम कोई व्यक्ति करता है, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाओगे। अब जब तुम चीजें दूसरे के साथ में करोगे, दूसरे में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बच्चा अपनी पढ़ाई करेगा। कहने का मीन मेरा ये है कि जब हम अपना काम करते हैं तो उस काम की बात अलग होती है, उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे, एक्स्ट्रा मेहनत भी कर लेंगे और डेडिकेशन के साथ में करेंगे, क्योंकि किसी को जवाब नहीं देना, वो काम हम अपने लिए कर रहे हैं। बट अगर यहीं पे बात करें किसी जॉब की, तो जॉब में हम देखते हैं प्रॉपर 9 to 5 जॉब ही लूंगा, उतना ही काम करूंगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो ऐसी चीजें होती है कि जब वो अपना काम कर रहा था खुश था, अपना खुद का मालिक था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कोई टाइम की बाउंड्री नहीं थी, कोई लिमिटेशंस नहीं थे। पर अब जब वो जॉब कर रहा है तो बहुत सब चीजें उसको मेंटेन करनी है, तो वही चीजें इस वजह से खुश नहीं है वो। लिखा हुआ है नो, बिल्कुल नहीं, वो साहिब हमारा खुश नहीं है। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो खुश नहीं होता है, बिकॉज ही इज नो मोर ऑनर ऑफ हिमसेल्फ। बिल्कुल पहली बात में सीधे लिखा हुआ है कि ही इज नो मोर ऑनर ऑफ हिज सेल्फ, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा है ना, इसलिए खुश नहीं है। हिज फेस एक्सप्रेशन हैज वेरी सैड, कि उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ज्यादा जो है उदास होते हैं, दुखी होता है। बिफोर ही यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर, के पहले भी वो अपने कंधों पे, अपने शोल्डर पे प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन को ढोया करता था, लेके जाया करता था। बट द बैग वॉज हिज ओन, बट लेकिन किंतु परंतु वो जो बैग थे, प्लास्टिक के बैग, वो उसके खुद के हुआ करते थे। नाउ अब क्या होता है, नाउ ही कैरी द कनेस्टर विच हैज द टी ऑन द शॉप। अब वो कनेस्टर लेके घूमता है, लेके जाता है, बट ये किसके हैं, ये टी ऑनर शॉप के, जो दुकान का मालिक है उसके। तो ही फील्स मोर वेट
ऑफ कनस्टर देन हिज प्लास्टिक बैग। अब उसको क्या महसूस हो रहा है कि जो प्लास्टिक के बैग हुआ करते थे उसमें कम वेट हुआ करता था, पर इसके जो कनस्टर के जो बैग है, कनस्टर जो है उसमें ज्यादा वेट हुआ करता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो खुश बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तुम यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो जिसके पास में नोट्स नहीं हो या जो भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि ऐसी क्या चीज है जो फिरोजाबाद जो शहर है उसको फेमस बनाती है। जैसे हर शहर की क्या होती है, हर शहर की अपने अपने कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हमारे ग्वालियर के अंदर क्या है, फूड देखने को मिलता है और बहुत चीजें, हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिल जाएंगे, म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जो फिरोजाबाद है उस शहर को ऐसी क्या चीजें जो उसको फेमस बनाती हैं। तो बेसिकली है क्या कि फिरोजाबाद के अंदर बेटा चूड़ी बनाने के जो कारखाने हैं, बैंगल्स मेकिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा है। अभी रिसर्च में आज या कल की मैं न्यूज पढ़ रहा था तो उसके अंदर दिया हुआ था कि फिरोजाबाद के अंदर एक ऐसा ऑडिटोरियम, एक ऐसा म्यूजिकल बनाया जाएगा जिसके अंदर कांच से बने हुए उत्पाद जो है, कांच से बने हुए प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे जो हमारी जो संस्कृति है ये मेंटेन बनी रहे, अच्छी अच्छी चीजें वहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही फिरोजाबाद के अंदर पूछा है, लिखा हुआ है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स, के जो फिरोजाबाद का जो शहर है वो कांच के उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे लिखा है कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास इंडस्ट्री, कि ये कांच के उद्योगों का क्या है, एक मुख्य बिंदु है, एक मेन जगह है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद इज अटैच्ड विद मेकिंग बैंगल्स, कि ज्यादातर फिरोजाबाद की जो फैमिलीज हैं, ज्यादातर फिरोजाबाद के जो परिवार है वो इस काम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। चल बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। फिर हम आगे चलेंगे, अगले चैप्टर पे चलेंगे, कुछ चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। तो हमसे कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि मेंशन द हजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कि कांच के उद्योग में होने वाले खतरे या जो लोग काम करते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये वाली बात को हमें इसमें बताना है। तो काफी सारा अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कंटेंट हमें इसमें समझ में आएगा, बेसिक नॉलेज के लिए वो भी देखना है हमें। तो लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर अटैच्ड, या तुम लिख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड, या तुम लिख सकते हो यहाँ पर इंगेज्ड इन दिस वर्क, इस काम के अंदर ज्यादातर जो परिवार हैं वो कनेक्ट रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं कांच बनाने के उद्योग में। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ डेंजर, तो जो कांच का जो उद्योग है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे खतरे होते हैं। लिटिल चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स सिट इन द डार्क रूम, के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के साथ में अंधेरे कमरे के में बैठे होते हैं। रीजंस क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं। तो बेटा होता क्या है कि जितने भी कांच बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज जितनी भी होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट होती है। हीट क्यों होती है, क्योंकि हमें ग्लास को पहले मेल्ट करना होता है, और वो मेल्ट होता है 1400 से लेके 1600, 1800, 1900, 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाके। तो जो चिमनियां लगी होती हैं, जो भट्टियां लगी होती हैं, उन भट्टियों के अंदर से बहुत ज्यादा आग, उनको बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर देना पड़ता है, जिस वजह से वहां का जो आसपास का जो वातावरण होता है, जो एनवायरमेंट होता है, जो कंपनी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इस बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हम लाइट्स भी यूज करें, या हम जो है बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करें, रोशनी का यूज करें, जिससे क्या हो जाता है, एनर्जी क्या करती है, लाइट क्या करती है, उस हीट को और ज्यादा बढ़ाती है। इसलिए क्या होता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर लाइट बहुत कम रखी जाती है, बहुत डिम लाइट पे ये काम होता है, जिससे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा में कुछ गिरावट आ पाए, कुछ कम हो पाए, इसलिए अंधेरे कमरे में बैठ के काम करते हैं। आगे देखो कि दे बाइंड द ग्लास एंड पॉलिश ऑन इट टू मेक ब्यूटीफुल बैंगल्स, क्या करते हैं वे कि कांच को मेल्ट करके उसको घुमा घुमा के बाइंड करते जाते हैं, और बाइंड करने के बाद में क्या करते हैं, उस पर भी पॉलिश होती है। पॉलिश होने के बाद में क्या होते हैं, उस पर बहुत सारी चीजों को हमें लगाते हैं, जैसे नग लगा दिए, कुछ डायमंड्स की कट लगा दिए, या जो भी मल्टीपल चीजें आती हैं उनको लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सुंदर बनाने के लिए, अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, सब चीजों में, दे लॉस देयर आई साइड, के वे अपने आंखों की रोशनी तक खो देते हैं, क्योंकि जो केमिकल से पॉलिश होती है वो केमिकल बहुत डेंजर होता है आई साइड के लिए, आंखों के लिए। ड्यूरिंग पॉलिश ऑन द बैंगल्स इट इज वेरी डेंजर फॉर आईज, कि कांच की चूड़ियों पे पॉलिश करना आंखों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। दे वर्क नियर विद फायर विद वेरी हाई टेम्परेचर, कि वे आग के पास में बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर काम करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ,
जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये सब चीजें हमें क्या बताई थी, हमसे पूछा था उसने हजर्ड पूछे थे। हजर्ड का मतलब होता है खतरे, पूछे थे हमसे कि क्या क्या खतरे चूड़ी बनाने के काम के अंदर होते हैं। तो वो सब चीजें हमने इसमें आपको अच्छे से मेंशन कर दी हैं। जो बच्चों को थोड़ा सा ये वीडियो फास्ट लग रही हो, वो बच्चे इसको पुश करते हुए धीमे धीमे चलाते हुए या थोड़ा सा उसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा कंटेंट भी कवर करना है। अगर स्लो करेंगे तो चीजें हमारी हो नहीं पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। अब ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। अब इस चैप्टर को जिस ऑथर ने लिखा है विलियम डगलस ने, उन्हीं वही हमारे मेन करेक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में हुए हुए इंसिडेंट को इस चैप्टर के अंदर बताया है, समझाया है। तो होता क्या है कि जब विलियम डगलस छोटे होते हैं तो वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि पहली बार जब ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो समुद्र के किनारे, बीच के किनारे अपने माता पिता के साथ में जा रहे होते हैं। उस समय पर क्या होता है कि वो जो समुद्र की जो वेव होती है, लहर जो होती है, वो आती है, उनको गिरा देती है और अपने साथ में पानी के साथ में वो बहने लग जाते हैं। तो छोटे से बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। फिर दूसरी बात, जब वो प्रयास करते हैं कि पानी कुछ नहीं है, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मेरा पानी नहीं कुछ कर सकता, पानी तो नीचे ही रहेगा, मैं बड़ा हूँ, समझदार हो गया हूँ। तो फिर वो ट्राई करते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना स्विमिंग सीख लेता हूँ, मैं तैराकी सीख लेता हूँ, जिससे पानी अगर मुझे खींच के भी ले जाएगा तो मैं तैरते हुए उसमें इजीली आ जाऊंगा। तो जब इस वाली प्लान को, इस वाली चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, आगे लेके चलते हैं, तो होता क्या है कि वो एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर स्विमिंग सिखाई जाती है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और वहां पहले ही दिन जब वो पहुंचते हैं तो कुछ समय पहले पहुंच जाते हैं, जहां वो उनके जो लोग हैं, जो वहां के चलाने वाले जो लोग हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इतने में होता क्या है कि मजाक मजाक में एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जिसको एक फैटी बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, बड़ा बॉय बोला गया है, वो आता है और उसको ये महसूस होता है कि इस बच्चे को तो स्विमिंग आती होगी, इसलिए ये पूल में बैठा हुआ है या पूल के पास बैठा हुआ है। आता है, उसको उठा के और मजाक मजाक में जो सबसे ज्यादा गहरा पानी होता है, जिसकी हाइट 9 फीट होती है, वहां जाके उसको ऊपर से फेंक देता है। और एक ऐसा बच्चा जिसको स्विमिंग का एबीसीडी बिल्कुल नहीं आता, उस बच्चे को पानी के अंदर फेंक देते हैं। वो विलियम डगलस फिर भी अपने आप को परेशान महसूस नहीं करते हैं। वो मतलब ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि अब क्या होगा। वो जैसे ही वो बच्चा उनको, जैसे ही वो बड़ा लड़का उनको फेंकता है, वो तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बना लेते हैं। और वो प्लान ये होता है कि जैसे ही मैं पानी के अंदर जाऊंगा और नीचे सरफेस को टच करूंगा, टच करने के बाद में तुरंत एक लंबी सी छलांग लूंगा और अपने हाथ और पैर की मदद से पेडल करता हुआ बाहर आ जाऊंगा। बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। उनको जैसे ही नीचे फेंका जाता है तो वो अपने होश बोश खो देते हैं। कह सकते हैं हम कि उनको जो बताते हैं कि मुझे हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा होता है, हर तरफ धुंधला दिखाई देता है, मेरे हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है, मुझे सांस नहीं आ रही होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रही होती है। और धीमे धीमे देखा जाता है, वो बताते हैं कि मुझे अचानक से महसूस होता है कि मुझे आराम मिलने लग गया है। आराम मतलब अब रिलैक्स उनको मिलने लग गया है। ये होता क्या है कि जब तक वो बेहोश हो चुके होते हैं, इतने में दूसरे लोग आते हैं, उनको निकालते हैं और पंप वगैरह करके, प्रोसेस करके उनको जैसे तैसे करके उनको बचा लेते हैं। तो ये दूसरा केस उनके जीवन में हो जाता है। इसी वाले एक्सपीरियंस को उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया। तो वही लिखा हुआ है कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट अ मिस एडवेंचर दैट ही वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग एट अ पूल। कि पहला ही उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया है, वो उन्होंने यही बता दिया कि जब वो पूल में स्विमिंग को सीख रहे होते हैं तब उनके साथ में क्या होता है। तो होता क्या, वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय पिक्ड हिम अप। के एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग लड़का आता है, बड़ा सा लड़का आता है, पिक करता है, पिक हिम और अप, और ऊपर की तरफ उनको उठाता है, एंड थ्रो हिम इनटू द 9 फीट डीप पूल। और ऊपर उठा के जहां 9 फीट गहरा पानी होता है उसको वहां पर फेंक देता है, पटक देता है। जिससे क्या होता है, ही टचेस द वाटर सरफेस इन द सिटिंग पोजिशन। और वो बैठने की अवस्था में, जैसे हम बैठते हैं जमीन पर, ऐसी अवस्था में वो वाटर सरफेस को टच करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ वाटर एंटर्स इनटू हिज माउथ। और ढेर सारा पानी, बहुत सारा पानी उनके मुंह में चला जाता है। सो ही फील्स हिमसेल्फ इन डेंजर। जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा खतरे में महसूस करते हैं। तो यही जो घटना है वो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर में बताई है। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं कि हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। कि ये जो घटनाएं उनके साथ में होती हैं, इन घटनाओं का क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट
उनके ऊपर पड़ता है, वो हमें बताना। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी के साथ में ऐसे ऐसे मिस एडवेंचर अप्रिय घटना होंगे तो भाई हर किसी को डर लगता है, परेशानियां होती हैं, तो वही सब चीज लिखना है। तो लिखा है वाइल सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, तो वाइल सिंकिंग डूबने के दौरान ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस डेथ, कि उनको क्या महसूस होता है, जैसे वो डूबते जाते हैं तो जैसे उनकी सांस की जो कनेक्टिविटी है वो टूटती है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई अब तो मेरा काम हो गया, अब मेरी क्या है, मृत्यु होने वाली है, डेथ को महसूस कर लेते हैं। दिस एक्सपीरियंस हैड अफेक्टेड हिम बैडली, कि ये जो अनुभव होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है वो उनको बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड, और उनके पास में उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, उन वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली फॉर सम डेज, जिस वजह से वो कई दिनों तक सही से सो नहीं पाते हैं। दिस फियर हंटेड हिम, कि ये जो डर होता है उनको परेशान करता है, सताता है, डराता है। सो दैट, जिससे ही अवॉइड वाटर बेस्ड एक्टिविटी, जिस वजह से पानी से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाकलाप हैं उनको वो सबको अवॉइड कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ड्यू टू इट ही डिड नॉट एंजॉय बोटिंग, फिशिंग एंड विद हिज फ्रेंड, कि वे इसी वजह से अपने दोस्तों के साथ में ना बोटिंग कर पाते हैं और ना फिशिंग के लिए जा पाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें उनके दिमाग में बहुत गहरी तरह डीप इम्पैक्ट कर चुकी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्यूड हिज ओल्ड टेरर, कि जो हमारे विलियम डगलस हैं वो अपने आप को कैसे इस बात को समझाते हैं कि वो सच में अपने पुराने वाले डर से बाहर आ चुके हैं, तो इस बात को कैसे समझाते हैं वो बताना है। तो होता क्या है कि जब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो फिर से प्रयास करते हैं, और इस बार वो एक पर्सनल स्विमर, एक पर्सनल तैराकी अपने लिए हायर करते हैं, कि मैं जब वहां स्विमिंग पूल पे पहुंचूंगा तो उससे पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, मैं जब वहां से आ जाऊंगा तो उसके बाद तुम आओगे, और तुम बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से मुझे सिखाओगे। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो उनके बॉडी पर एक बेल्ट बांध देता है, और बेल्ट बांधने के बाद में उसके एक रस्सी बांध देता है कि तुम आराम से पानी के अंदर जाओ, जब कभी भी तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो तो एक उंगली निकाल देना, ये हाथ निकाल देना, एक सिग्नल मुझे दे देना, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, वहां से खींच लूंगा। तो इस तरीके से वो उनको पर्सनल ट्रेनर हायर करके वो सीख पाते हैं अपने आप को। तो द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ गुड स्विमर एंड क्रिएट, या बोल्ड बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस इन हिम टू फेस वाटर, कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको एक अच्छा स्विमर बना देता है, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ वो पानी का सामना कर सकते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग वॉज ओवर, ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि डगलस वॉज नॉट श्योर दैट कि ही हैड ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, कि फिर भी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, सारी चीजों को उन्होंने सीख लिया है, जितनी भी टेक्निक्स स्विमिंग की होती हैं वो सब चीज उनको आ गई हैं, फिर भी जो हमारे विलियम डगलस हैं वो अपने आप को इस बात को नहीं कह पा रहे कि हाँ सच में वो सीख चुके हैं, फिर भी एक डाउट, एक संदेह उनके दिमाग में अभी भी बचा हुआ है। तो लिखा हुआ बट ही वॉन्टेड टू कंफर्म दैट, बट वो किसी इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि वो सच में सीखे हैं, क्या सच में पानी का सामना कर लेते हैं या नहीं, तो कंफर्म करना चाहते हैं। बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट बैक ऑफ इट, क्योंकि उनको इस सब चीजों से बाहर निकलना होता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन एनी डाउट, वो किसी भी डाउट, किसी भी संदेह में रहना नहीं चाहते हैं। टू मेक श्योर, कंफर्म करने के लिए, श्योर होने के लिए, ही वेंट टू लेक टू स्विम, तो वो एक झील पे चले जाते हैं तैरने के लिए। ही ट्राइड ऑल द टेक्निक्स विच ही लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कि वो जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे सीखी होती हैं उन सबको वहां जाके प्रैक्टिस करते हैं। ही हैड ट्रूली वॉन ऑन ए ओल्ड टेरर, और बाद में उनको पता चलता है कि सच में वो पुराने अपने डर से, टेरर का मतलब है यहाँ पर डर, फियर, अपने डर से सच में अब क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि जो हमारे विलियम डगलस हैं वो पानी की जो डर है उससे बाहर निकलना क्यों चाहते थे। तो वही सिमिलर चीजें इसमें भी हमें कॉपी पेस्ट करनी होती हैं। लिखा हुआ है डगलस हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ वाटर इन हिज चाइल्डहुड, कि डगलस के पास में उनके बचपन के समय पर एक बुरा सपना उनके पास में था, बुरा एक्सपीरियंस उनके पास में था। दिस फियर स्टेड विद हिम फॉर मेनी ईयर, कि ये जो डर था वो उनके साथ में कई सालों तक बना रहा। दिस फियर लेफ्ट हिम फ्रॉम वाटर बेस्ड एक्टिविटी, की इस डर की वजह से
उनके साथ में पानी से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाकलाप थे उससे वो क्या रहते थे, लेफ्ट दूर रहते थे। ही फेल्ट वेरी सैड फॉर नॉट डूइंग बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग ईटीसी, के वो पानी से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको न कर पाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास महसूस करते थे। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू गेट बैक फ्रॉम हिज फियर, कि वो बहुत सारे प्रयास करते थे कि वो कैसे भी करके इन सब चीजों से बाहर निकल पाए। पर फाइनली होता क्या है कि ही वॉज बी एबल टू कम बैक फ्रॉम हिज फियर विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, कि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की वजह से वो सच में इस वाले डर से, इस वाली चीजों से बाहर निकल के आ चुके होते हैं। ही हैड मेड अ कॉन्फिडेंस टू गेट बैक ऑफ हिज फियर, और उसके अपने आप में क्या करते हैं, एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। सो नाउ इसलिए अब ही हैड नो फियर, इसलिए उनके पास में कोई भी डर, कोई भी भय अब नहीं रहा है। तो बेसिकली ये हमारी चीजें क्या रहेंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13।